Hello students, and this is Himanshu Srivastav from Urai, and we are starting very interesting topic from class 12th जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन का मीन्स आपको एक डीएनए की वैल्यू पता होनी चाहिए। डाइवर्सिटी को वन बाय वन इंडिविजुअली पढ़ना इम्पॉसिबल जैसा वर्ड है, इसके लिए हमारे क्लास 11th में एक यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस यूनिट को पढ़ने के बाद 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे रीड करोगे, और उसके लिए उन्होंने उसको कई सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया। लेकिन हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें डीएनए तक एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको डीएनए आरएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनका भी एक ही क्वेश्चन था कि जो कैरेक्टर है वो कैसे पास हो रहा है। मींस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको ये प्रूव कर दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से भी ये प्रूव किया गया कि एक सेल जिसको आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला हुआ है, उस सेल के अंदर उसका जो बॉस है वो केवल डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा। मोनोमर यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होंगे। आपका नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोस शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। नाइट्रोजन बेस में आपका प्यूरिन होगा, पिरिमिडिन होगा, प्यूरिन में आपका एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, पिरिमिडिन में थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा। थाइमिन डीएनए में होता है और थाइमिन की जगह आरएनए में यूरिसिल होता है। शुगर की बात करेंगे, 5 कार्बन शुगर की अगर बात करेंगे तो वो हमारा डीऑक्सी राइबो शुगर डीएनए प्रेजेंट होगा, और राइबो शुगर हमारा आरएनए प्रेजेंट होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के पहले और डीएनए के स्ट्रक्चर के पहले हम लोग सबसे पहले सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। और स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहला पार्ट ये रहा हमारा इन द केस ऑफ डीऑक्सी राइबो शुगर, और ये मैंने ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 1 2 3, और यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा 4, और ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 5। कोई भी नाइट्रोजन बेस हो वो फर्स्ट नंबर से कनेक्ट होगा, चाहे एडेनिन हो या गुआनिन हो या थाइमिन हो या साइटोसिन हो। और जब भी कोई नाइट्रोजन बेस कनेक्ट होगा तो उस नाइट्रोजन बेस में जो NH ग्रुप होगा प्लस यहाँ पर जो OH वाला पार्ट होगा, हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट होगा, तो यहां से आपका H2O रिलीज हो जाएगा। यहां से आपका H2O रिलीज होगा, और H2O रिलीज होने पे यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नेम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन कैसे आया ये भी समझ में आ गया। अब अभी हमारे पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, ये हमारा पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, और ये हमारा नाइट्रोजन बेस है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस को अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है, इतना जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा अपने आप में एक न्यूक्लियोसाइड है। और इस न्यूक्लियोसाइड में जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे तो उस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के टाइम में भी यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा हमारा, ये हमारा H2O रिलीज होगा, और H2O रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नेम है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये 5 प्राइम कहां पर आ जाएगा, ये हमारा जो प्राइम होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा 5 प्राइम पे फॉस्फेट है, 3 प्राइम पे OH है, ये हमारा नाइट्रोजन बेस कनेक्ट है। तो ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो हमारा 5 प्राइम से स्टार्ट हो गया, और ये 3 प्राइम पे ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। सेम एक न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे ऐड करते हैं, ये भी हमारा 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, ये शुगर वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कनेक्ट होगा, और ये हमारा 3 प्राइम OH ग्रुप। इसका मीन्स जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपने आप में एक सॉकेट है। मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कनेक्ट होंगे तो इस फॉस्फेट का जो हाइड्रोक्सिल होगा वो हमारा यहाँ से H2O को रिलीज करके और यहाँ पे फिर से बॉन्ड रेडी कर देगा। इसका नेम भी होगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये भी हमारा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, और ये पहले से ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पहले से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हमारा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होगा। तो देखा जाए तो जो फॉस्फेट है वो दोनों साइड से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका नेम हो जाएगा फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड। ये हो जाएगा हमारा फॉस्फो
डाइस्टर बॉन्ड मींस डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर है, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाने के लिए कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, और एक न्यूक्लियोटाइड का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड आप रखें यहाँ पर, एक से कई सारे न्यूक्लियोटाइड को भी कनेक्ट कर देंगे तो भी हमारा डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इवोल्यूशन हमें सिखाता है कि हमारी जो लाइफ है सिंपल से कॉम्प्लेक्स ही डेवलप हुई। मीन्स पहले प्रोकैरियोटिक आया होगा, फिर यूकैरियोटिक बना होगा, तो पहले आरएनए आया, फिर हमारा डीएनए में। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूव किया कि जो एस बैक्टीरिया है, जो डिजीज कॉजिंग है, जो वायरुलेंट है, वो हीट किल्ड करने के बाद जब उन्होंने आर बैक्टीरिया जो लाइव था, जो नॉन वायरुलेंट था, उसके साथ जब मिक्स किया तो फाइनली माइस की डेथ हुई। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंक्लूजन था वो था ट्रांसफॉर्मिंग का प्रिंसिपल, और ट्रांसफॉर्मिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रूव किया। लेकिन उन्होंने ये प्रूव नहीं किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स उन्होंने ये तो प्रूव किया कि जो आर बैक्टीरिया है वो एस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग। और एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रूव किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन फाइनली हर्शे एंड चेस का अनइक्विवोकल जो एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई बैक्टीरिया पर 3 स्टेप के अकॉर्डिंग उसको कवर किया। सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, ब्लेंडिंग होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, और हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रूव किया कि बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की जो प्रेजेंस है वो ये प्रूव करती है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आगे हमको कि एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए तक एंट्री करने के बीच के ड्यूरेशन ने ये प्रूव कर दिया कि हर सेल की पावर उसका क्रोमोसोम है। एक सेल कैसे आपकी बॉडी के लिए काम करेगी वो सारा का सारा आपके क्रोमोसोम, आपके डीएनए, आपके जीन पर डिपेंड करता है, और यही पावर है हमारे डीएनए की जो वो रेप्लिकेट करता है। कोई भी सेल हो उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के पास पावर है रेप्लिकेट करने की, और यही वो टाइम होता है। क्योंकि सेल साइकिल इन द केस ऑफ हर सेल की एक साइकिल होती है, हर सेल का एक ड्यूरेशन है। जैसे आपकी लाइफ है, आपका एक ड्यूरेशन है, आपकी एक लाइफ स्पान है, वैसे ही आप एक लिविंग की बॉडी जिस सेल से बनी हुई है, उस सेल की भी अपनी आप में एक लाइफ होती है। उसको हमने सेल साइकिल का नेम दिया, और उस सेल साइकिल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एम फेज और सेकंड हो गया हमारा आई फेज। एम फेज का मीन्स होता है माइटोटिक फेज, आई फेज का मीन्स होता है इंटरफेज। एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज, इसको आप डिविजनल फेज भी बोलते हैं। सेल साइकिल का 100% जो ड्यूरेशन है उसमें 95% की समथिंग तो इंटरफेज का ड्यूरेशन रहता है, बाकी का 5% के समथिंग हमारा एम फेज रहता है, डिविजनल फेज है। चाहे वो आपकी बैक्टीरिया की सेल 20 मिनट्स में डिवाइड करती है, या फिर ईस्ट की सेल आपकी 90 मिनट्स में डिवाइड करती है, या फिर तो ये हमारा जाएगा हमारा कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है डिवीजन। पूरी बायो में कभी भी काइनेसिस मिलेगा उसका मीन्स होगा डिवीजन, और कैरियो का मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स ये हमारा न्यूक्लियर, और काइनेसिस मीन्स होगा डिवीजन। तो फाइनली ये हमारा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। और सेकंड आता हमारा साइटोकाइनेसिस। आई फेज जिसको इंटरफेस बोला गया है, ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें सेल आपकी बॉडी के लिए मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म करेगी, प्लस प्रिपरेशन भी करेगी, क्योंकि उसको पता है कि एम फेज में उसको डिवाइड करना है। और एक सेल की जो पावर है वो उसका न्यूक्लियस है। अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो न्यूक्लियस ही उसकी मेन पावर है। पूरी डायवर्सिटी को 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफाइन किया हुआ है। आरएच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में मोनेरा अकेला हमारा प्रोकैरियोटिक है, बाकी का सारा ग्रुप हमारा यूकैरियोटिक है। और एक प्रोकैरियोटिक में और एक यूकैरियोटिक में डीएनए कैसे रहता है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द ई कोलाई, और ये ई कोलाई का स्ट्रक्चर है। ये देखो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फोल्ड होकर मीसोसोम वहां पे इन्वेजिनेट करके बना लिया है। और मीसोसोम की वही वैल्यू होती है जो एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की वैल्यू होती है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम की वैल्यू होगी। लेकिन
हमें किससे मतलब है, हमें तो डीएनए से। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और हमारा जो डीएनए है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ये पड़ा हुआ है विदाउट, और ये है हमारा डीएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, लेकिन इसको हम न्यूक्लियस तो नहीं बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल का मीन्स आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये देखिए छोटे छोटे पोर भी हैं, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे फोल्ड होकर पूरी सेल के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस कवर करने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर जो मीडियम है न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस भी होगा जिसको राइबोसोमल फैक्ट्री का नेम दिया गया, और ये हमारे क्रोमेटिन थ्रेड ये पड़े हुए हैं। डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो हमारी सेल साइकिल की एस फेज में कवर होगा। We are discussing about mode of DNA replication, and there are three mode of DNA replication. सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मीन्स होता है कि एक पेरेंटल डीएनए से जब दो डॉटर डीएनए बनेंगे, उन दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक एक स्ट्रैंड हमारा न्यू होगा। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन किया, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा स्ट्रैंड हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। और अभी देखा जाए तो ये पहले हमारा कनेक्ट था एडेनिन थायमिन से कनेक्ट हो गया, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से कनेक्ट है, ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से कनेक्ट है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से कनेक्ट है। और जिस पॉइंट से मींस हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन करने के बाद जिस पॉइंट पे वो ओपन हुआ उस पॉइंट को हमने ORI मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नेम दिया। एक बार में वन टाइम में पूरा का पूरा डीएनए ओपन नहीं होगा, धीरे धीरे डीएनए ओपन होता जाएगा और वो धीरे धीरे आगे पूरा रेप्लिकेट होता जाएगा। जिस पॉइंट से डीएनए ओपन है उस पॉइंट पे सुपर टेंशन को रिलीज करने के लिए एक एंजाइम होगा और उस एंजाइम का नेम है टोपोआइसोमेरेज। यहाँ पे सुपर टेंशन है, इसको रिलीज करने के लिए हमारे पास टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है। दोनों स्ट्रैंड ओपन होने के बाद फिर से अब वापस कनेक्ट ना हो, इसके लिए यहाँ पर प्रोटीन होती है जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल रखती है और उस प्रोटीन का नेम है SSBPS मीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए जिस पॉइंट से ओपन हुआ है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन होने के बाद जो वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसको हमने रेप्लिकेशन फॉर्क का नेम दिया। मींस ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर जा रहा है ये है हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के सामने एक हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड ये हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मींस एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेंगे तो उन दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक एक स्ट्रैंड हमारा न्यू होगा। और यहाँ पे हमें एंजाइम का नेम लेना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज। अगर आपको डीएनए से डीएनए की चेन बनानी है तो आप डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे, और अगर आपको डीएनए से आरएनए की चेन बनानी है तो वहां पे आप आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे। तो फाइनली पॉलीमरेज का फंक्शन समझ में आ गया, कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट करना, ये है पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन। और अगर डीएनए की चेन बनानी है तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज को काम करना पड़ेगा। और डीएनए पॉलीमरेज का फेवरेट जो डायरेक्शन होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मींस एक न्यूक्लियोटाइड से वो कितने भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा उसको केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम चाहिए। तो हमारा ये 3 के सामने ये तो हमारा क्लियर हो गया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपने इस डायरेक्शन पे चेन को बनाना स्टार्ट करेगा। और अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर वो थाइमिन को जोड़ेगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन को कनेक्ट करेगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन को कनेक्ट करेगा, यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन को कनेक्ट करेगा। मींस इस स्ट्रैंड के सामने डीएनए पॉलीमरेज को चेन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये हमारी चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम जिसको उन्होंने लीडिंग स्ट्रैंड का नेम दिया, ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और इसी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को हमने लीडिंग स्ट्रैंड का नेम दिया। पे प्राइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। छोटे छोटे जो 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जो आरएनए प्राइमर होंगे, क्योंकि उनके पास 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए एक सॉकेट की तरह काम करेगा। और वो जैसे जैसे वो आरएनए प्राइमर बीच बीच में ऐड होता जाएगा, वैसे वैसे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा। जब तक आरएनए प्राइमर नहीं होगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज चेन बनाना स्टार्ट नहीं करेगा।
तो फाइनली अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे उसने थायमिन को जोड़ दिया, अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो उसने यहाँ पे साइटोसिन जोड़ दिया, यहाँ पर अगर एडेनिन है तो फिर से यहाँ पे थायमिन कनेक्ट होगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन कनेक्ट होगा। फाइनली ये जो स्ट्रैंड है ये हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। और सबसे पहले इन फ्रेगमेंट को ओकाजाकी साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग, अपने नेम के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका नेम रखा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये हो गया हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड जिसको हमने डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोला। फाइनली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मींस एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेंगे तो उन दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक एक स्ट्रैंड हमारा न्यू होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में जब भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा तो वहां पर भी उन सारे न्यूक्लियोटाइड को एनर्जेटिक बनना पड़ेगा। मींस सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड है वो, अच्छा ये जो टॉपिक है ये कहाँ चल रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड है वो पड़े हुए हैं। मींस DAMP डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, DCMP डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP और DTMP। और फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सबसे पहले ये एनर्जेटिक होंगे, DATP में कन्वर्ट हो जाएगा, DCTP में कन्वर्ट हो जाएगा, DGTP में कन्वर्ट हो जाएगा और DTTP में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब इन न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड करेगा तो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो दो फॉस्फेट हैं जिनको एनर्जी, यही है एनर्जी का फॉर्म, और ये वापस DAMP में कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है डीएनए पॉलीमरेज को, वो इनको न्यूक्लियोटाइड से मिलेगी। और फाइनली ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसका नेम था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू।